भारत जल्द ही विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, ये बात लगभग तय हो गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल 7 अर्थात G7 में इसका जो आमंत्रण भारत को मिला है, ये यूं ही नहीं मिला है। इसके बहुत से परिप्रेक्ष्य हैं, इसके बहुत से संकेत हैं। भारत अपने आप में एक आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, सामरिक महाशक्ति बन रहा है, और विश्व मंच पर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसमें भी भारत की एक मुख्य भूमिका है। आज पंडित आशीष वत्स जी से हम सीधे जानेंगे कि जो ये G7 में भारत को निमंत्रण मिल रहा है, जो हर एक मुद्दे पर भारत की राय ली जा रही है, ज्योतिष इसके विषय में क्या कहता है। आधुनिकता को आज हम भारत के सबसे प्राचीन ज्ञान की लेंस से देखेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से ग्रह संयोग है जो भारत को भविष्य में एक विश्व की महाशक्ति बनाने में मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों के लिए आज का जो सबसे कहें चर्चा का विषय है कि मोदी जी को G7 में बुलाया गया, उनकी राय जानी गई। ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है? भारत की जो शक्ति भविष्य में बढ़ने वाली है, उस विषय में ज्योतिष का क्या कुछ कहना है? स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के हृदय में विराजमान उस नारायण स्वरूप को मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। शिवम जी, आपने जो G7 के बारे में, ग्लोबल 7 के बारे में जो पूछा है कि ज्योतिष संबंधी चीज़ें क्या, मतलब ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, तो देखिए, जन्म कुंडली में जो 7वां भाव होता है वो विदेश यात्राओं का भाव होता है जी। और सेकंड थिंग कि आपके राजनीतिक संबंध फॉरेन में कैसे होंगे, फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ जी। इसके लिए जन्म कुंडली का 7वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जी। दूसरा, जन्म कुंडली का जो 12th हाउस होता है जी। ये भी बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। बिल्कुल साथियों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के कल्याण के लिए हमारी तरफ से एक योजना लाई जा रही है। योजना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव अर्थात महादेव का प्रसाद रूपी रुद्राक्ष, अभिमंत्रित रुद्राक्ष नेपाल का, हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा और प्रतिदिन मैं 5 लोगों को भेजूंगा। वो रुद्राक्ष उनके एड्रेस पर कोरियर होगा। आपको करना क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ साथियों, ज्योतिष संबंधी ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 5 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट 9450641221 इस नंबर पर आप भेजिए। और जब आपको आपका रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो आप लोग एक बार 20 सेकंड का वीडियो बना करके उस क्लिप को भेजिए। तो शिवम जी, नरेंद्र मोदी जी का जो शपथ ग्रहण था 9 जून 2024 और शाम को 7:23 और 50 सेकंड के करीब का था। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली और जो राशि बन के आ रही थी, एक कर्क राशि बन के आ रही थी, और चंद्रमा उस समय पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे थे। तो हमने पहले की भी वीडियो में बताया है कि वसु मतलब होता है वैभव और पुनर् मतलब होता है पुनः। तो पुनः अपना वैभव प्राप्त कर जो है, मतलब भारत करेगा ही करेगा। दूसरा, अगर G7 की बात करें तो यहाँ वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमी डेवलप कंट्री बैठती है। बहुत सशक्त आर्थिक रूप से जी। और एक वर्ल्ड प्लान जो है, मतलब प्लान तैयार करती है कि जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा क्या होगी, ये मतलब 7 जो पावरफुल कंट्रीज हैं ये डिसाइड करते हैं। तो भारत को G7 की बैठक में एक विशेष उद्देश्य से देखिए बुलाया गया था, जिसमें आर्थिक लक्ष्य, सुरक्षा, हमारा डिफेंस जो है, हमारा जो डिफेंस है, और ऊर्जा पूर्ति यानी कि एनर्जी पावर, ये मुख्य मुद्दे जो है रहे हैं। तो शिवम जी, हम आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जैसे डिफेंस की बात हुई, तो डिफेंस के कारक ग्रह कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। अब मंगल कहाँ पर बैठे हुए हैं? लग्न भाव के स्वामी। भाई, शपथ ग्रहण की कुंडली क्या थी? वृश्चिक लग्न की कुंडली, कर्क राशि, लग्न लॉर्ड छठे में आ गए। तमाम हमने ज्योतिषियों को, जब नरेंद्र मोदी जी की शपथ ग्रहण की कुंडली थी तो कहते हुए सुना है कि इनके लग्नेश पीड़ित हो गए, लग्न पे जो है पाप ग्रहों की दृष्टि है। तो ऐसा देखिए दर्शकों नहीं है। लग्नेश छठे में चले गए तो छठे में जाने का सीधा सा मतलब ये समझिए कि यहाँ पर मंगल सशक्ति से मजबूत रहेंगे। छठे भाव शत्रुहंता
योग बनाता है। तो इनके जो भी शत्रु हैं विदेश में, जैसे कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो अगर उनके बारे में हम वैश्विक मंच पर आवाज उठाते हैं तो भारत की ज्यादा सुनी जाएगी और जो शत्रु देश हैं उनको भारत जो है थोड़ा सा प्रेशर देने में दबा करके रखेगा। ठीक है। इसके अलावा रही इकोनॉमी की बात, इनकम की बात, तो देखिए जन्म कुंडली के जो 2 भाव होते हैं धन के मतलब जो है लक्षण को दिखाते हैं। सबसे पहला जो सेकंड हाउस होता है ये संचित धन का दिखाता है। जैसे भारत में जो गोल्ड जमा हुआ है या हमारा फॉरेन रिजर्व हमारा है, तो ये जन्म कुंडली का दूसरा भाव दिखाता है। अब आप ये देखिए कि शायद अभी हम न्यूज में भी एक बार जो है कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कि भारत का कुछ सोना जो लंदन में रखा था, कई 100 कुंटल सोना वापस आ रहा है। तो ये पुनर्वैभव नहीं है तो क्या है? पुनर्वसु नक्षत्र का ये लक्षण नहीं है तो क्या है? दूसरा, लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल के मित्र गुरु और सूर्य वो भी लग्न भाव को दृष्टि कर रहे हैं। इसको क्यों नहीं देख रहे हैं लोग? भाई वो कह रहे हैं कि राहु की जो है क्या कहते हैं नवम दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही, बुध की दृष्टि पड़ रही, तो इसके अलावा लग्नेश खुद अपने घर को देख रहा है। तो काफी सशक्त अवस्था में है। 11th हाउस जो होता है ये आपकी जो है अर्थव्यवस्था का होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था देखनी है, जीडीपी देखनी है, क्या कुछ इनकम रहेगा, तो ये 11th हाउस शो करता है। तो ये पंडित जी जैसे एक आपने ओवरव्यू दिया है, अब अपनी चर्चा को थोड़ा पॉइंटेड कर लेते हैं। मुख्य रूप से हम 5 बिंदुओं पे आज बात करेंगे, दर्शकों को भी बता दें, और अगर उसके आधार पे हम ये डिस्कशन करते हैं तो लोगों को ज्यादा एक फ्रेमवर्क में समझ में आएगा कि G7 में भारत की जो धमक या विश्व में बढ़ रही है तो उसमें ज्योतिष का क्या कुछ है। तो पंडित जी ये पॉइंट के हिसाब से अगर आप हमें डीप में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत की मौजूदा जीडीपी करीब 7.5% से आगे बढ़ रही है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और अमेरिका, जर्मनी और यदि फ्रांस की बात करें तो ये लोग भी इससे अनभिज्ञ नहीं है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में मुख्य रूप से जो ग्रह शामिल हैं, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि लग्नेश मंगल, दूसरा सप्तम भाव में शुक्र स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, वृषभ राशि में होकर के बैठा हुआ है। इस कारण भारत के जो राजनीतिक संबंध हैं, विदेशी लोगों से संबंध हैं, वो काफी जो है मजबूत हैं। दूसरा की जो है क्या कहते हैं, इनके इनकम भाव के जो लॉर्ड बनते हैं बुध बनते हैं, तो बुध भी यहाँ पर अगर देखेंगे 18 डिग्री का अपने मित्र के मतलब साथ बैठे हुए हैं, और बुध और शुक्र जब मिलते हैं तो बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण। तो ये जो जीडीपी, दुनिया की जीडीपी गिर रही है और भारत की जीडीपी बढ़ रही है, तो इसमें कौन सा प्लैनेट, क्या कुछ योग मुख्य कारक दिखाई दे रहे हैं आपको? तो हमने इसमें बताया, तो इसमें मुख्य रूप से मंगल, वीनस और बुध का बहुत बड़ा रोल है। इनके कारण जो है ये जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो अभी महादशानाथ है ये चल रहे हैं बृहस्पति, और बृहस्पति की महादशा रहेगी मोदी के शपथ ग्रहण की कुंडली के हिसाब से 16 जनवरी 2025 तक रहेगी। तो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और केंद्र में आकर के बैठ गए हैं, तो एक शुभ संकेत है। और दूसरा कृतिका सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो एक ये अच्छा संकेत है। भारत का मतलब भारत के बारे में विश्व के जो ताकतवर देश हैं वो अच्छा सोच रहे हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से एक चीज हम और बता दें कि आने वाले समय में आप देखेंगे 2 से 3 साल या 4 वर्षों के भीतर में भी पॉसिबिलिटी है कि भारत, ये जो G7 लिखा है ना, आगे चल करके G8 लिखा हुआ मिलेगा। जी, क्योंकि भारत इसमें शामिल हो सकता है। ये हमारी ज्योतिषीय भविष्यवाणी है। बिल्कुल। और शिवम जी एक भविष्यवाणी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। देखिए न्यूज आना शुरू हो गई। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनवाया गया था कि मोदी की शपथ ग्रहण की कुंडली के बारे में, और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था डिफेंस सेक्टर को लेकर के, तो उसमें मैंने बोला था कि अग्निवीर योजना का सरकार रिव्यू करेगी। तो ऑलरेडी न्यूज में आना शुरू हो गया है कि उसमें कुछ जो है जैसे 4 साल का है तो उसमें 7 साल का होगा, उसमें कुछ जो है पैसा और बढ़ाया जाएगा, और 50% या 70% उसमें लोगों को परमानेंट कमीशन कर दिया जाएगा। तो ये एक हमारी भविष्यवाणी थी जो कि अभी हमने कुछ दिनों पहले की थी और वो बिल्कुल सटीक हुई। तो ये पंडित जी हो गया पहला पॉइंट अर्थ के संदर्भ में। अब दूसरा पॉइंट इसमें आपके हिसाब से क्या है? देखिए साथियों, दूसरा पॉइंट है कि वैश्विक सुरक्षा, जिसमें मुख्य चुनौती के रूप में हमारे सामने है कम्युनिस्ट चीन, जिसके पास लाठी और भैंस दोनों हैं।
अर्थात वो आर्थिक रूप से भी सशक्त है और सैनिक स्तर पर भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और साथियों, दुनिया जानती है कि चीन से सीधा मुकाबला इस वक्त भारत कर सकता है। तो इसमें आइए समझते हैं कि कौन से ग्रह इस संदर्भ में उत्तरदायी हैं और इस टकराव का भविष्य पर क्या असर प्रभाव होगा। चाइना के बारे में यदि हम बात करें तो चाइना अपना जो है पड़ोसी है, उत्तर पूर्व का वो देश है, बिल्कुल ठीक है। तो उत्तर पूर्व दिशा की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे शिवम जी कि इनके जो पराक्रम भाव के स्वामी हैं जी, नरेंद्र मोदी जी की शपथ ग्रहण की यदि कुंडली की बात करें तो इनके पराक्रम भाव वृश्चिक लग्न में पराक्रमेश कौन बनता है? शनि। ये चौथे भाव में मूल त्रिकोण राशि में स्थित हुए हैं। चौथा भाव भी जमीन का होता है। अच्छा, हाँ, तो जो चाइना ये हनक दिखा रहा था ना आकर के भारत में जमीन कब्जा करना, या अरुणाचल प्रदेश में, या जो है क्या कहते हैं तिब्बत में, या डोकलाम में देख लीजिए, उत्तराखंड में कभी घुस आ रहा था, हिमाचल में। तो ये अब ऐसा कुछ नहीं होगा। निश्चिंत रहिए साथियों, ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि भारत कहीं से भी ढीला नहीं पड़ेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और एक चीज बताएं जी, और ये बहुत बड़ी चीज है, ये कुंडली जो शपथ ग्रहण की है ना जी, ये हर चीजों से समझौता कर सकते हैं, लेकिन सीमा के मुद्दे पर सुरक्षा से समझौता, कोई समझौता नहीं होगा। फिर कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में कुछ बहुत बड़े स्टेप लिए जाएंगे, कुछ बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की चीजें देखने को मिलेगी। आप केवल जो है मतलब ऐसे आग दिखा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अपने बड़ी हमने बिल्कुल भविष्यवाणी की है और आप देखिएगा आने वाले समय में सर्जिकल स्ट्राइक होगी। जिस हिसाब से चाइना एग्रेसिव है, न सिर्फ इंडिया को लेके, ताइवान को लेके, तो उस हिसाब से संभावनाएं बन रही हैं कि भारत की भूमिका विश्व की सुरक्षा में और ज्यादा बढ़ेगी। कुंडली ये कह रही है। अब तीसरा पॉइंट नहीं, डिफेंस की बात आ गई है तो इंटरनेशनल मुद्दों पर एक हमारी प्रेडिक्शन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है जी, इनके बीच में यदि कोई शांति समझौता होता है भविष्य में जी, तो उसमें भारत बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। ये भी हमारी प्रेडिक्शन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट है साथियों कि भारत का स्थायी लोकतंत्र जो उसे एक वैश्विक नेता के रूप में विश्व मंच पर स्थापित करता है। 2024 के चुनाव में करीब 65 से 70 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और एक नई सरकार चुनी है। दुनिया में एक आश्चर्य का विषय है कि इतनी विविधता के बाद भी एक स्थायित्व और विश्वास है आम जनमानस में। तो यदि शिवम जी हम बात करें जी भारत के बारे में, तो भारतवर्ष की कुंडली देखनी पड़ेगी। और भारतवर्ष की कुंडली क्या है? वृषभ लग्न है, कर्क राशि है। कर्क राशि, नरेंद्र मोदी जी ने शपथ भी कर्क राशि में लिया था, उस समय वृश्चिक लग्न था। अब आप ये देखिए साथियों कि कर्क लग्न में जो है नक्षत्र कौन सा उदित हो रहा था? पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है? शनि। और इनके देवता कौन है? वो है बृहस्पति। तो जो आप कह सकते हैं जन्म कुंडली का ये तीसरा भाव देखेंगे तो ये पराक्रम का होता है जी। और इस समय भारतवर्ष की कुंडली में पराक्रमेश चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की दशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। हमारा जो विचार ये है कि हाँ, अभी जो है सरकार मजबूती से रहेगी, अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, शेयर मार्केट ऊपर जाएगी। और आप देख लीजिए जब शेयर मार्केट क्रैश हुई थी तो 2-4 दिनों के अंदर ही उसने रिवाइव कर ली थी। तो निश्चित रूप से ऊपर जाएगी शेयर मार्केट। एक जो ये तीसरे पॉइंट में जो बात थी कि जो कि हम लोग का लोकतंत्र एक मजबूती पा रहा है, देश में एक स्थायी सरकार है, एक नेतृत्व है, तो क्या भारत जो ये विश्व गुरु वाला पॉइंट है, तो ये तीसरे पॉइंट में क्या है ये बात कुंडली सिद्ध कर रही है क्या? शपथ ग्रहण पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 लगभग 4 क्रूर ग्रहों की, क्योंकि शनि की भी दशम दृष्टि पड़ रही है। फर्स्ट हाउस होता है आप खुद, और मतलब 7th हाउस जो होता है ये आपके अपोनेंट कैसे हैं, विपक्षी कैसे हैं। तो 7वें भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है और दूसरा 7म भाव पर केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो विपक्ष बहुत ही ज्यादा मजबूत रहेगा, इनको जो है बहुत कायदे से घेरेगा, सरकार को घेरेगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो जो है मतलब होता नहीं है कि
सरविहीन, मतलब बिना किसी बात के फालतू का जो है विपक्ष ज्यादा रोना कोई पड़ेगा। एक विचार बिना सर पैर की बात, विचार विहीन विरोध जिसे कहते हैं। हाँ, विचार विहीन विरोध या बिना सर पैर की बात कह लीजिए, उस तरीके से इनका विरोध रहेगा। और भारत देश हित के मुद्दों पर भी आप देखेंगे कि विपक्ष बहुत कायदे से विरोध करेगा। नहीं, भारत क्या विश्वगुरु की भूमिका में आ रहा है, क्योंकि हम इस वक्त ग्लोबल संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो भारत, यदि आप विश्वगुरु की बात कर रहे हैं तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन विश्व गुरु की भूमिका में आने में अभी भारत को समय लगेगा। तो अब हम चौथे पॉइंट पे अपने पंडित जी बढ़ते हैं। जी, चौथा पॉइंट, जैसे आपने हमसे पूछा भी था कि एनर्जी का जो है मतलब सुरक्षा हो गया, बिजली पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, सोलर हो गया, तो इसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी और दुनिया अपनी जरूरत के लिए हमारी ओर देखने वाली है, एनर्जी सेक्टर पर किस ग्रह की पकड़ होती है और भारत आने वाले वर्षों में कैसी परफॉर्मेंस करेगा। तो शिवम जी, एक चीज हम बता दें, यदि आपने एनर्जी की बात की है तो जन्म कुंडली का जो मतलब जो है क्या कहते हैं, पहला हाउस होता है, जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है, जन्म कुंडली का 10वां और एकादश भाव होता है, दसम भाव, 7वां भाव व्यापार का होता है, दसम भाव कार्यक्षेत्र का होता है, एकादश भाव जो होता है वो उससे इनकम का होता है। एनर्जी के सेक्टर में जो कारक ग्रह होते हैं ये बेसिकली होते हैं सैटर्न। अब हाँ, शनि। अब शपथ ग्रहण की यदि आप कुंडली देखेंगे तो शनि चौथे भाव में विराजमान है और कर्म भाव को दृष्टि दे रहे हैं। जी, समझ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि भारत सोलर सेक्टर में बहुत आगे बढ़ेगा, कई कोल माइंस वगैरह मिलेगी, भारत के अंदर ऑयल के रिजर्व जो होते हैं ये भी मिलेंगे। इसके अलावा साथियों, यदि हम बात करें तो जैसे लोहे से रिलेटेड हो गए, कुछ ऐसी माइंस हो गई जहां लोहा हो गया, जहां अभ्रक हो गया। तो शिवम जी, एक चीज ये बताना चाहेंगे कि हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि यूरेनियम वगैरह के जो मतलब भंडार हैं ये भारत में मिल जाएं। इसमें एक पंडित जी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी सेक्टर का जिक्र किया है, सोलर पावर। हाँ। और भारत का जो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि साउथ में जितने भी देश हैं, जैसे वो चाहे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हों, भारत हो, जहाँ पे सूर्य की ऊर्जा बहुत है, तो उन देशों का मुखिया भी भारत है। तो इसमें क्या कुछ बड़ी तरक्की आप देख रहे हैं? भारत क्या करेगा कि भारत अपने साथ साथ जैसे अफ्रीकन कंट्री हो गया, समझ रहे हैं, और गल्फ कंट्री हो गया, तो वहां पर भारत के द्वारा कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निवेश किए जाएंगे और आप देखेंगे कि इन्हीं सब चीजों के कारण भारत का एक नाम होगा। तो ये हो गई एनर्जी सेक्टर पे बात की। एक छोटी सी और आपको हम जो है यहाँ पर सूचना देना चाहते हैं कि यदि भारत में जैसे है ना कि भारत के कुछ लोग जाकर के विदेश में जेलों वगैरह में बंद हैं, तो भारत उनको सकुशल अब रिलीज करा करके अपने कंट्री में लाएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, एनर्जी का पॉइंट। अब पंडित जी बढ़ते हैं अपने अंतिम और 5वें पॉइंट पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यदि हम जो है करें तो क्लाइमेट चेंज, जिसमें बढ़ती हुई गर्मी से पूरी दुनिया और आप हम सब परेशान हैं। इस समय भी देखिए लाइट चली गई और हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। विश्व के बड़े नेता आज इस बात पर चिंतित हैं कि जलवायु असंतुलन से धरती कब तक बची रहेगी। धरती पर गर्मी का बढ़ता प्रकोप और जलवायु असंतुलन पर ज्योतिष क्या कहता है, तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, यदि हम बात करें जलवायु जो है असंतुलन को लेकर के, तो फिर वही कहते हैं कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो खुद का होता है। जैसे भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है, तो जो इसका फर्स्ट हाउस होता है ये यहाँ के लोगों को, यहाँ के विविधताओं को, यहाँ के नागरिकों को दिखाता है। जो जन्म कुंडली का चौथा भाव होता है, ये भाव भूमि का होता है, ये भाव भवन का होता है, ये भाव जो है क्या कहते हैं वाहन सुख का होता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत जो है पेट्रोल डीजल पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहेगा। दूसरा, ईवी सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होती है ईवी सेक्टर की। तीसरा, सोलर के माध्यम से तमाम जो देशवासी लोग हैं अपने, ये लोग सोलर के चीजों का अधिक प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और एनर्जी जो कंज्यूम है ना, ये सूर्य ऊर्जा के माध्यम से, सोलर ऊर्जा के माध्यम से इसकी एक खपत ज्यादा करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे कम। एक पंडित जी पॉइंट हो गया। इसी से जुड़ा एक पॉइंट और है कि ये जो एकदम से गर्मी बढ़ी है, क्या कोई ग्रह इसके लिए स्पेसिफिक तौर पे आपकी नजर में ज्योतिष की दृष्टि से कुछ पॉसिबिलिटी कुछ है क्या? देखिए शिवम जी, संक्रांति की बात यहाँ पर करना जरूरी होगा। मई से जून के बीच में सूर्य देव
ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। इसमें पड़ता है नौतपा। नौतपा, तो नौतपा के कारण भी गर्मी बढ़ती है। ये ज्योतिषीय कारण है, आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिए। जी। दूसरा, फिर मिथुन राशि में सूर्य जो है गोचर करते हैं। ये जून से लेकर के जुलाई के बीच में रहते हैं। जैसे ही सूर्यदेव कर्क राशि में जाएंगे जुलाई में, आप देखेंगे उसके बाद गर्मी जो है थोड़ी सी शांत होना, कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका एक ज्योतिषीय प्लैनेट के नज़र से देखें तो जो सूर्य का ये गोचर है 12 राशियों में, तो जब तक ये वृषभ और मिथुन में संचरण कर रहे होते हैं तो ताप एकदम से बढ़ जाता है। तो ये नदियाँ सूख जाती हैं, तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, आग अग्निजनित घटनाएं होती हैं। तो ये एक सोलर रीजन था इसका। तो ये पंडित जी ने देखिए और उधर मंगल राहु के साथ भी थे। हाँ, अग्नि के कारक तत्व है, तो वो भी एक कारण बनता है। तो जो ये हमने साथियों ज्योतिष की नज़र से, एस्ट्रोलॉजी की नज़र से समझा कि जो ये G7 समिट में भारत को बुलाया गया है, उसका भविष्य में न सिर्फ भारत पर बल्कि भारत का विश्व पर क्या प्रभाव होगा। हमने एनर्जी सेक्टर पे बात की, डिप्लोमेसी की बात की, डिफेंस की बात की, हमने बात की क्लाइमेट चेंज की, हमने बात की एआई की, टेक्नोलॉजी की, हर एक विषय पर हमने बात की और पंडित जी से समझने का प्रयास किया कि ज्योतिष इस संदर्भ में क्या कह रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, और जो सबसे ज़रूरी बात है किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि उसी के आधार पे हम अपनी वीडियो की श्रृंखला लाते रहें। तो ये हमारा आज का ज्ञानवर्धक कार्यक्रम था। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। कम से कम 5 से 10 लोगों को शेयर करके स्क्रीनशॉट आप दिए गए नंबरों पे भेजिएगा। हमारी ओर से भगवान भोले शंकर का प्रसाद रूपी रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके पते पर पोस्ट किया जाएगा। तो हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अपने अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।